नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद जी का उपन्यास प्रतिज्ञा का अध्याय 2। इधर दोनों मित्रों में बातें हो रही थी। उधर लाला बद्री प्रसाद के घर में मातम सा छाया हुआ था। लाला बद्री प्रसाद, उनकी स्त्री देवकी और प्रेमा तीनों बैठे निश्चल नेत्रों से भूमि की ओर ताक रहे थे, मानो जंगल में राह भूल गए हों। बड़ी देर के बाद देवकी बोली, तुम जरा अमृत राय के पास चले जाते। बद्री प्रसाद ने आपत्ति के भाव से कहा, जाकर क्या करूं? देवकी, जाकर समझाओ बुझाओ, और क्या करोगे? उनसे कहो, भैया हमारा डोंगा क्यों मझधार में डुबाए देते हो? तुम घर के लड़के हो, तुमसे हमें ऐसी आशा न थी। देखो कहते क्या है। बद्री प्रसाद, मैं उनके पास अब नहीं जा सकता। देवकी, आखिर क्यों? कोई हरज है? बद्री प्रसाद, अब तुमसे क्या बताऊं? जब मुझे उनके विचार मालूम हो गए तो मेरा उनके पास जाना अनुचित ही नहीं, अपमान की बात है। आखिर हिंदू और मुसलमान में विचारों ही का तो अंतर है। मनुष्य में विचार ही सब कुछ है। वह विधवा विवाह के समर्थक हैं, समझते हैं इससे देश का उद्धार होगा। मैं समझता हूँ इससे सारा समाज नष्ट हो जाएगा। हम इससे कहीं अधोगति को पहुँच जाएंगे। हिंदुत्व का रहा सहा चिन्ह भी मिट जाएगा। इस प्रतिज्ञा ने उन्हें हमारे समाज से बाहर कर दिया। अब हमारा उनसे कोई संपर्क नहीं रहा। देवकी ने इस आपत्ति का महत्व नहीं समझा। बोली, ये तो कोई बात नहीं। आज अगर कमला प्रसाद मुसलमान हो जाए तो क्या हम उसके पास आना जाना छोड़ देंगे? हमसे जहाँ तक हो सकेगा हम उसे समझाएंगे और उसे सुपथ पर लाने का उपाय करेंगे। देवकी के इस तर्क से बद्री प्रसाद कुछ नरम तो पड़े, लेकिन अपना पक्ष न छोड़ सके। बोले, भाई मंद तो अमृत राय के पास न जाऊंगा। तुम अगर सोचती हो कि समझाने से वह राह पर आ जाएंगे तो बुलवा लो या चली जाओ, लेकिन मुझसे जाने को न कहो। मैं उन्हें देखकर शायद आपे से बाहर हो जाऊं। कहो तो जाऊं। देवकी, नहीं, क्षमा कीजिए, इस जाने से न जाना ही अच्छा। मैं ही कल बुलवा लूंगी। बद्री प्रसाद, बुलवाने को बुलवा लो, लेकिन यह मैं कभी पसंद न करूंगा कि तुम उनके हाथ पैर पड़ो। वह अगर हमसे एक अंगुल दूर हटेंगे तो हम उनसे गज भर दूर हट जाएंगे। प्रेमा को मैं उनके गले लगाना नहीं चाहता। उसके लिए वरों की कमी नहीं है। देवकी, प्रेमा उन लड़कियों में नहीं कि तुम उसका विवाह जिसके साथ चाहो कर दो। जरा जाकर उसकी दशा देखो तो मालूम हो। जब से यह खबर मिली है ऐसा मालूम होता है कि देह में प्राण ही नहीं, अकेले छत पर पड़ी हुई रो रही है। बद्री प्रसाद, अजी 10-5 दिन में ठीक हो जाएगी। देवकी, कौन? मैं कहती हूँ कि वह इसी शोक में रो रो कर प्राण दे देगी। तुम अभी उसे नहीं जानते। बद्री प्रसाद ने झुंझलाकर कहा, अगर वह रो रो कर मर जाना चाहती है तो मर जाए, लेकिन मैं अमृत राय की खुशामद करने न जाऊंगा, जो प्राणी विधवा विवाह जैसे घृणित व्यवसाय में हाथ डालता है। उससे मेरा कोई संबंध नहीं हो सकता। बद्री प्रसाद बाहर चले गए। देवकी बड़े असमंजस में पड़ गई। पति के स्वभाव से वह परिचित थी, लेकिन उन्हें इतना विचार शून्य न समझती थी। उसे आशा थी कि अमृत राय समझाने से मान जाएंगे, लेकिन उनके पास जाए कैसे? पति से राह कैसे मोड़ ले? सहसा ऊपर से प्रेमा आकर चारपाई के पास खड़ी हो गई। आंखें लाल हो गई थी। देवकी ने कहा, रो मत बेटी, मैं कर उन्हें बुला चालेंगे। प्रेमा ने सिसकते हुए कहा, नहीं अम्मा जी, आपके पैरों पड़ती हूँ, आप उनसे कुछ न कहिए। उन्होंने हमारी बहनों की ही खातिर तो यह प्रतिज्ञा की है। हमारे यहाँ कितने ऐसे पुरुष हैं जो इतनी भीता दिखा सकें। मैं इस शुभ कार्य में बाधक नहीं। देवकी ने विस्मय से प्रेमा की ओर देखा। लड़की प्रेमा फिर बोली, ऐसे सुशिक्षित पुरुष अगर यह काम न करेंगे तो कौन करेगा? जब तक ऐसे लोग साहस से काम न लेंगे, हमारी अभागिनी बहनों की रक्षा कौन करेगा? देवकी ने कहा, और तेरा क्या हाल होगा? बेटी, प्रेमा ने गंभीर भाव से कहा, मुझे इसका बिल्कुल दुख नहीं है। अम्मा जी, मैं आपसे सच कहती हूँ, मैं भी इस काम में उनकी मदद करूंगी। जब तक आप दोनों का हाथ मेरे सिर पर है, मुझे किस बात की चिंता है? आप लोग मेरे लिए जरा भी चिंता न करें। मैं कुंवारी रहकर बहुत सुखी रहूंगी। देवकी ने आंसू भरी आंखों से कहा, माँ बाप किसके सदा बैठे रहते हैं बेटी? अपनी आंखों के सामने जो काम हो जाए वही अच्छा। लड़की तो उनकी नहीं कुंवारी रहने पाती जिनके घर में भोजन का ठिकाना नहीं। भिक्षा मांगकर लोग कन्या का विवाह करते हैं। मोहल्ले में कोई लड़की अनाथ हो जाती है तो चंदा मांगकर उसका विवाह कर दिया जाता है। मेरे यहाँ किस बात की कमी है?
मैं तुम्हारे लिए कोई और वर तलाश करूंगी। यह जाने सुने आदमी थे, इतना ही था, नहीं तो बिरादरी में एक से एक पड़े हुए हैं। मैं कल ही तुम्हारे बाबूजी को भेजती हूँ। प्रेमा का हृदय कांप उठा। 3 साल से अमृत राय को अपने हृदय मंदिर में स्थापित करके वह पूजा करती चली आती थी। उस मूर्ति को उसके हृदय से कौन निकाल सकता था? हृदय में उस प्रतिमा को बिठाए हुए क्या वह किसी दूसरे पुरुष से विवाह कर सकती थी? वह विवाह होगा या विवाह का स्वांग? उस जीवन की कल्पना कितनी भयावह, कितनी रोमांचकारी थी। प्रेमा ने जमीन की तरफ देखते हुए कहा, नहीं अम्मा जी, मेरे लिए आप कोई फिक्र न करें, मैंने कुंवारी रहने का निश्चय कर लिया है। बाबू कमला प्रसाद के आगमन का शोर सुनाई दिया। आप सिनेमा के अनन्य भक्त थे। नौकरों पर उनका बड़ा कठोर शासन था, विशेषतः बाहर से आने पर तो वह एक आहद की मरम्मत किए बगैर न छोड़ते थे। उनके बूट की चरमर सुनते ही नौकरों में हलचल पड़ जाती थी। कमला प्रसाद ने आते ही आते कहार से पूछा, बर्फ लाए? कहार ने दबी जबान से कहा, अभी तो नहीं सरकार। कमला प्रसाद ने गरज कर कहा, जोर से बोलो, बर्फ लाए कि नहीं? मुंह में आवाज नहीं है। कहार की आवाज अब की बिल्कुल बंद हो गई। कमला प्रसाद ने कहा कि दोनों कान पकड़कर हिलाते हुए कहा, हम पूछते हैं बर्फ लाए कि नहीं। कहार ने देखा कि अब बिना मुंह खोले कानों के उखड़ जाने का भय है तो धीरे से बोला, नहीं सरकार। कमला प्रसाद, क्यों नहीं लाए? कहार, पैसे न थे। कमला प्रसाद, क्यों पैसे न थे? घर में जाकर मांगे थे। कहार, हाँ हुजूर, किसी ने सुना नहीं। कमला प्रसाद, झूठ बोलता है, मैं जाकर पूछता हूँ। अगर मालूम हुआ कि तूने पैसे नहीं मांगे तो कच्चा ही चबा जाऊंगा। रेस्कल। कमला प्रसाद ने कपड़े भी नहीं उतारे, क्रोध में भरे हुए घर में आकर माँ से पूछा, क्या अम्मा, बदलू तुमसे बर्फ के लिए पैसे लेने आया था? देवकी ने बिना उसकी ओर देखे ही कहा, आया होगा, याद नहीं आता? बाबू अमृत राय से तो भेंट नहीं हुई। कमला प्रसाद, नहीं, उनसे तो भेंट नहीं हुई। उनकी तरफ गया तो था, लेकिन जब सुना कि वह किसी सभा में गए हैं तो मैं सिनेमा चला गया। सभाओं का तो उन्हें रोग है और मैं उन्हें बिल्कुल फिजूल समझता हूँ। कोई फायदा नहीं। बिना व्याख्यान सुने भी आदमी जीता रह सकता है और व्याख्यान देने वालों के बगैर भी दुनिया के रसातल चले जाने की संभावना है। जहाँ देखो वक्ता ही वक्ता नजर आते हैं। बरसाती मेढकों की तरह टर टर किया और चलते हुए अपना समय गमाया और दूसरों को हैरान किया। सबके सब मूर्ख हैं। देवकी, अमृत राय ने तो आज डोंगा ही डुबा दिया। अब किसी विधवा से विवाह करने की प्रतिज्ञा की है। कमला प्रसाद ने जोर से कहकहा मारकर कहा, और ये सभाओं वाले क्या करेंगे? यही सब तो इन सभी को सूझती है। लाला, अब किसी विधवा से शादी करेंगे। अच्छी बात है, मैं जरूर बारात में जाऊंगा, चाहे और कोई जाए या न जाए। जरा देखूं नए ढंग का विवाह कैसा होता है। वहां भी सब व्याख्यानबाजी करेंगे। इन लोगों के किए और क्या होगा? सब के सब मूर्ख हैं, अक्ल किसी को छू नहीं रही। देवकी, तुम जरा उनके पास चले जाते। कमला प्रसाद, इस वक्त तो बादशाह भी बुलाए तो न जाऊं। हाँ, किसी दिन जाकर जरा कुशलक्षेम पूछाऊंगा। मगर है बिल्कुल सनकी। मैं तो समझता था इसमें कुछ समझ होगी, मगर नेरा पोंबा निकला। अब बताओ, बहुत पढ़ने से क्या फायदा हुआ? बहुत अच्छा हुआ कि मैंने पढ़ना छोड़ छाड़ दिया। बहुत पढ़ने से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। जब आंखें कमजोर हो जाती है तो बुद्धि कैसे बची रह सकती है? तो कोई विधवा भी ठीक होगी क्या? कहाँ है मिसराई? कह दो अब तुम्हारी चांदी है, कल ही संदेशा भेज दे। कोई और न जाए तो मैं जाने को तैयार हूँ, बड़ा मजा रहेगा। कहाँ है मिसरानी? अब उनके भाग्य चमके। रहेगी बिरादरी की विधवाना कि बिरादरी की भी कैद नहीं रही। देवकी, ये तो नहीं याद क्या ऐसे भ्रष्ट हो जाएंगे? कमला प्रसाद, यह सभा वाले यह तो नहीं जानती, अब क्या ऐसे भ्रष्ट हो जाएंगे? कमला प्रसाद, अब सोचती है एक दिन पंजाब से कोई बौखल आया था, कह गया जात पात तोड़ दो, इससे देश में फूट बढ़ती है। ऐसे ही एक और जांगुलो आकर कह गया चमारों पासियों को भाई समझना चाहिए, उनसे किसी तरह का परहेज न करना चाहिए। बस सबके सब बैठे बैठे यही सोचा करते हैं कि कोई नई बात निकालनी चाहिए। बुढ़े गांधी जी को और कुछ न सूझी तो स्वराज्य ही का डंका पीट चले। सबों ने बुद्धि पेच खाई है। इतने में एक युवती ने आंगन में कदम रखा, मगर कमला प्रसाद को देखते ही ग्योड़ी में ठिठक गई। देवकी ने कमला प्रसाद से कहा, तुम जरा कमरे में चले जाओ, पूना ग्योड़ी में खड़ी है।
पूर्णा को देखते ही प्रेमा दौड़कर उसके गले से लिपट गई। पड़ोस में एक पंडित वसंत कुमार रहते थे। किसी दफ्तर में क्लर्क थे। पूर्णा उन्हीं की स्त्री थी, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुशील। घर में दूसरा कोई न था। जब 10 बजे पंडित जी दफ्तर चले जाते तो यहीं चली आती और दोनों सहेलियां शाम तक बैठी हंसती बोलती रहती। प्रेमा को इतना प्रेम था कि यदि किसी दिन वह किसी कारण से न आती तो स्वयं उसके घर चली जाती। आज वसंत कुमार कहीं दावत खाने गए थे। पूर्णा का जी उब उठा, यहाँ चली आई। प्रेमा उसका हाथ पकड़े हुए ऊपर अपने कमरे में ले गई। पूर्णा ने चादर अलगनी पर रखते हुए कहा, तुम्हारे भैया आंगन में खड़े थे और मैं मुंह खोले चली आती थी। मुझ पर उनकी नजर पड़ गई होगी। प्रेमा, भैया में किसी तरफ ताकने की लत नहीं है, यही तो उनमें एक गुण है। पतिदेव कहीं गए हैं क्या? पूर्णा, आ आ आ हाँ। प्रेमा, सभा में नहीं गए। आज तो बड़ी भारी सभा हुई है। पूर्णा, वह किसी सभा समाज में नहीं जाते। कहते हैं ईश्वर ने संसार रचा है, वह अपनी इच्छानुसार हर एक बात की व्यवस्था करता है। मैं उसके काम को सुधारने का साहस नहीं कर सकता। प्रेमा, आज की सभा देखने लायक थी। तुम होती तो मैं भी जाती। समाज सुधार पर एक बहुत अच्छा व्याख्यान हुआ। पूर्णा, स्त्रियों का सुधार करने की आवश्यकता नहीं है। पहले पुरुष लोग अपनी दशा तो सुधार लें, फिर स्त्रियों की दशा सुधारेंगे। उनकी दशा सुधर जाए तो स्त्रियां आप ही आप सुधर जाएंगी। सारी बुराइयों की जड़ पुरुष ही है। प्रेमा ने हंसकर कहा, नहीं बहन, समाज में स्त्री और पुरुष दोनों ही हैं और जब तक दोनों की उन्नति न होगी जीवन सुखी न होगा। पुरुष के विद्वान होने से क्या स्त्री विदुषी हो जाएगी? पुरुष तो आखिरकार सादे ही कपड़े पहनते हैं, फिर स्त्रियां क्यों गहनों पर जान देती हैं? पुरुषों में तो कितने ही कुंवारे रह जाते हैं, स्त्रियों को क्यों बिना विवाह किए जीवन व्यर्थ जान पड़ता? बताओ, मैं तो सोचती हूँ कुंवारी रहने में जो सुख है वह विवाह करने में नहीं है। पूर्णा ने धीरे से प्रेमा को ढकेल कर कहा, चलो बहन, तुम भी कैसी बातें करती हो। बाबू अमृत राय सुनेंगे तो तुम्हारी खूब खबर लेंगे। मैं उन्हें लिख भेजूंगी कि ये अपना विवाह न करेंगी, आप कोई और द्वार देखें। प्रेमा ने अमृत राय की प्रतिज्ञा का हाल न कहा। वह जानती थी कि इससे पूर्णा की निगाह में उनका आदर बहुत कम हो जाएगा। बोली, वह स्वयं विवाह न करेंगे। पूर्णा, चलो झूठ बकती हो। प्रेमा, नहीं बहन, झूठ नहीं है, विवाह करने की इच्छा नहीं है, शायद कभी नहीं थी। दीदी के मर जाने के बाद वह कुछ विरक्त से हो गए थे। बाबूजी के बहुत घेरने पर और मुझ पर दया करके वह विवाह करने पर तैयार हुए थे, पर अब उनका विचार बदल गया है। और मैं भी समझती हूँ कि जब एक आदमी स्वयं गृहस्थी के झंझट में न फंसकर कुछ सेवा करना चाहता है तो उसके पांव की बेड़ी न बनना चाहिए। मैं तुमसे सत्य कहती हूँ पूर्णा, मुझे इसका दुहक नहीं है। उनकी देखा देखी मैं भी कुछ कर जाऊंगी। पूर्णा का विस्मय बढ़ता ही गया। बोली, आज 4 बजे तक तुम ऐसी बातें न करती थी, एकाएक ये कैसी काया पलट हो गई? उन्होंने किसी से कुछ कहा है क्या? प्रेमा, बिना कहे भी तो आदमी अपनी इच्छा प्रकट कर सकता है। पूर्णा, मैं एक दिन पत्र लिखकर उनसे पूछूंगी। प्रेमा, नहीं पूर्णा, तुम्हारे पैरों पड़ती हूँ, पत्र वत्र न लिखना। मैं किसी के शुभ संकल्प में विघ्न न डालूंगी। मैं यदि और कोई सहायता नहीं कर सकती तो कम से कम उनके मार्ग का कंटक न बनूंगी। पूर्णा, सारी उम्र रोते कटेगी कहे देती हूँ। प्रेमा, ऐसा कोई दुख नहीं है जो आदमी सह न सके। वह जानते हैं कि मुझे इससे दुख नहीं हर्ष होगा, नहीं तो वह कभी यह इरादा न करते। मैं ऐसे सज्जन प्राणी का उत्साह बढ़ाना अपना धर्म समझती हूँ, उसे गृहस्थी में नहीं फंसाना चाहती। पूर्णा ने उदासीन भाव से कहा, तुम्हारी माया मेरी समझ में नहीं आती बहन, क्षमा करना। मैं यह कभी न मानूंगी कि तुम्हें दुख न होगा। प्रेमा, तो फिर उन्हें भी होगा। पूर्णा, पुरुषों का हृदय कठोर होता है। प्रेमा, तो मैं भी अपना हृदय कठोर बना लूंगी। पूर्ण, अच्छा बना लेना। लो, अब न कहूंगी, लाओ बाजा, तुम्हें एक गीत सुनाऊं। प्रेमा ने हारमोनियम संभाला और पूर्णा गाने लगी। होली का दिन आया। पंडित वसंत कुमार के लिए यह भंग पीने का दिन था। महीनों पहले से भंग मंगवा रखी थी। अपने मित्रों को भंग पीने का नेवता दे चुके थे। सवेरे उठते ही पहला काम जो उन्होंने किया वह भंग धोना था। मोहल्ले के 2-4 लौंडे और 2-4 बेफिक्रे जमा हो गए। भंग धुलने लगी, कोई मिर्च पीसने लगा, कोई बादाम छीलने लगा। 2 आदमी दूध का प्रबंध करने के लिए छूटे, 2 आदमी सिलबट्टा धोने लगे। खासा हंगामा हो गया। सहसा बाबू कमला प्रसाद आ पहुंचे। यह जमघट देखकर बोले, क्या हो रहा है भाई, हमारा हिस्सा भी है ना? वसंत कुमार ने आगे बढ़कर स्वागत किया। बोले, जरूर जरूर, मीठी लीजिएगा कि नमकीन?
कमला प्रसाद, अजी मीठी पिलाओ, नमकीन क्या, मगर यार केसर और केवड़ा जरूर हो, किसी को भेजिए, मेरे यहाँ से ले आए, किसी लौंडे को भेजिए जो मेरे घर जाकर प्रेमा से मांग लाए, कहीं धर्म पत्नी जी के पास न चला जाए, नहीं तो मुफ्त गालियां मिले। त्योहार के दिन उनका मिजाज गर्म हो जाया करता है। यार वसंत कुमार, धर्म पत्नियों को प्रसन्न रखने का कोई आसान नुस्खा बताओ। मैं तो तंग आ गया। वसंत कुमार ने मुस्कुराकर कहा, हमारे कमला प्रसाद, तो यार तुम बड़े भाग्यवान हो। क्या पूर्णा तुमसे कभी नहीं रूठती? वसंत कुमार, कभी नहीं। कमला प्रसाद, कभी किसी चीज के लिए हट नहीं करती। वसंत कुमार, कभी नहीं। कमला प्रसाद, तो यार तुम बड़े भाग्यवान हो। यहाँ तो उम्र कैद हो गई है, अगर घड़ी भर भी घर से बाहर रहूं तो जवाब तलब होने लगे। सिनेमा रोज जाता हूँ और रोज घंटों मनावन करनी पड़ती है। वसंत कुमार, तो सिनेमा देखने न जाया कीजिए। कमला प्रसाद, वाह वाह, ये तो तुमने खूब कही, कसम अल्लाह पाक की, खूब कही। जिस कल वह बिठाए उस कल बैठ जाऊं, फिर झगड़ा ही ना हो। क्यों? अच्छी बात है, कल दिन भर घर से निकलूंगा ही नहीं, देखूं तब क्या कहती है। देखा, अब तक लौंडा केसर और केवड़ा लेकर नहीं लौटा, कान में भनक पड़ गई होगी, प्रेमा को मना कर दिया होगा। भाई अब तो नहीं रहा जाता, आज जो कोई मेरे मुंह लगा तो बुरा होगा। मैं अभी जाकर सब चीजें भेज देता हूँ, मगर जब तक मैं न आऊं आप न बनवाइएगा। यहाँ इस फन के उस्ताद हैं। मौरूसी बात है, दादा तोले भर का नाश्ता करते हैं, उम्र में कभी एक दिन का भी नागा नहीं किया, मगर क्या मजाल की नशा हो जाए। यह कहते हुए कमला प्रसाद झल्लाए हुए घर चले गए। वसंत कुमार किसी काम से अंदर गए तो देखा पूर्णा उपटन पीस रही है। पंडित जी के विवाह के बाद यह दूसरी होली थी। पहली होली में बेचारे खाली हाथ थे, पूर्णा की कुछ खातिर न कर सके थे, पर अब की उन्होंने बड़ी बड़ी तैयारियां की थी। परिश्रम करके कोई 150 रुपए ऊपर से कमाए थे। उससे पूर्णा के लिए अच्छी साड़ी लाए थे, एक दो छोटी मोटी चीजें भी बनवा दी थी। पूर्णा आज वह साड़ी पहनकर उन्हें अप्सरा सी दीख पड़ने लगी। समीप जाकर बोले, आज तो जी चाहता है तुम्हें आंखों में बिठा लूं। पूर्णा ने उपटन एक प्याली में उठाते हुए कहा, यह देखो, मैं तो पहले ही से बैठी हुई हूँ। वसंत कुमार, जरा स्नान करता हूँ। कमिया बाबू अब 10 बजे के पहले न लौटेंगे। पूर्णा, पहले जरा यहाँ आकर बैठ जाओ, उपटन तो मल दूं, फिर नहाने जाना। वसंत कुमार, नहीं नहीं, रहने दो, मैं उपटन न मलवाऊंगा। लाओ मेरी धोती दो। पूर्णा, वाह, उपटन क्यों न मलवाओगे? आज की तो यह रीति है, आके बैठ जाओ। वसंत कुमार, बड़ी गर्मी है, बिल्कुल जी नहीं चाहता। पूर्णा ने लपक कर उनका हाथ पकड़ लिया और उपटन भरा हाथ उनकी देह में पोत दिया। तब बोली, सीधे से कहती थी तो नहीं मांगते थे, अब तो बैठोगी। पूर्णा, अब गंगा जी कहाँ जाओगे, यही नहा लेना। वसंत कुमार, नहीं, आज गंगा किनारे बड़ी बहार होगी। पूर्णा, अच्छा तो जल्दी लौट आना, यह नहीं कि इधर उधर तैरने लगो, नहाते वक्त तुम बहुत दूर तैर जाया करते हो। पंडित जी उबटन मलवा, उनका कायदा था कि घाट से जरा अलग नहाया करते थे। तैराक भी अच्छे थे, कई बार शहर के अच्छे तैराकों से बाजी मार चुके थे। यद्यपि आज घर से वादा करके चले थे कि न तैरेंगे, पर हवा ऐसी धीमी धीमी चल रही थी कि जी तैरने के लिए ललचा उठा। तुरंत पानी में कूद पड़े और इधर उधर कलोलें करने लगे। सहसा उन्हें बीच धार में कोई लाल चीज दिखाई दी। गौर से देखा तो कमल थे। सूर्य की किरणों में चमकते हुए वे ऐसे सुंदर मालूम होते थे कि वसंत कुमार का जी उन पर मचल पड़ा। सोचा, अगर ये मिल जाएं तो पूर्णा के लिए झुमके बनाऊं। उसके हर्ष का अनुमान करके उनका हृदय न नाच उठा। हृष्टपुष्ट आदमी थे, बीच धार तक तैर जाना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। उनको पूरा विश्वास था कि मैं फूल ला सकता हूँ। जवानी दीवानी होती है, ये न सोचा कि जो मैं आगे बढ़ूंगा फूल भी बढ़ेंगे। उनकी तरफ चले और 15 मिनट में बीच धार में पहुंच गए, मगर वहां जाकर देखा तो फूल इतनी आगे बढ़ते ही गए। कभी हाथों से जोर मारते, कभी पैरों से जोर लगाते फूलों तक पहुंचे, पर उस वक्त तक सारे अंग शिथिल हो गए थे। यहाँ तक कि फूलों को लेने के लिए जब हाथ लपकाना चाहा तो हाथ न उठ सका। आखिर उनको दांतों में दबाया और लौटे, मगर जब वहां से उन्होंने किनारे की तरफ देखा तो ऐसा मालूम हुआ मानो 1000 कोस की मंजिल है। शरीर बिल्कुल अशक्त हो गया था और जल प्रवाह भी प्रतिकूल था। ढीले पड़ गए। आसपास कोई नाव या डोंगी न थी और न किनारे तक आवाज ही पहुंच सकती थी। समझ गए यही जल समाधि होगी। एक क्षण के लिए पूर्णा की याद आई। हाय,
वह उनकी बात देख रही होगी, उसे क्या मालूम कि वह अपनी जीवन लीला समाप्त कर चुके। वसंत कुमार ने एक बार फिर जोर मारा पर हाथ पांव हिल न सके। तब उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। तट पर लोगों ने डूबते देखा। 2-4 आदमी पानी में कूदे, पर एक ही क्षण में वसंत कुमार लहरों में समा गए। केवल कमल के फूल पानी पर तैरते रह गए, मानो उस जीवन का अंत हो जाने के बाद उसकी अतृप्त लालसा अपनी रक्त रंजित छटा दिखा रही हो। लाला बद्री प्रसाद की सज्जनता प्रसिद्ध थी। उनसे ठग कर तो कोई एक पैसा भी न ले सकता था, पर धर्म के विषय में वह बड़े ही उदार थे। स्वार्थियों से वह कोसों भागते थे, पर दीनों की सहायता करने में भी न चूकते थे। फिर पूर्णा तो उनकी पड़ोसिन ही नहीं, ब्राह्मण थी, उस पर उनकी पुत्री की सहेली। उसकी सहायता वह क्यों न करते। पूर्णा के पास हल्के दामों के 2-4 गहनों के सिवा और क्या था। षोडशी के दिन उसने वे सब गहने लाकर लाला जी के सामने रख दिए और सजल नेत्रों से बोली, मैं अब इन्हें रखकर क्या करूंगी। बद्री प्रसाद ने करुण कोमल स्वर में कहा, मैं इन्हें लेकर क्या करूंगा। बेटी, तुम यह न समझो कि मैं धर्म या पुण्य समझकर यह काम कर रहा हूँ। यह मेरा कर्तव्य है। इन गहनों को अपने पास रखो। कौन जाने किस वक्त इनकी जरूरत पड़े। जब तक मैं जीता हूँ तुम्हें अपनी बेटी समझता रहूंगा। तुम्हें कोई तकलीफ न होगी। षोडशी बड़ी धूम से हुई। कई 100 ब्राह्मणों ने भोजन किया। दान दक्षिणा में भी कोई कमी न की गई। रात के 12 बज गए थे। लाला बद्री प्रसाद ब्राह्मणों को भोजन करा के लेटे तो देखा प्रेमा उनके कमरे में खड़ी है। बोले, यहाँ क्यों खड़ी हो बेटी, रात बहुत हो गई, जाकर सो रहो। प्रेमा, आपने अभी कुछ भोजन नहीं किया है ना। बद्री प्रसाद, अब इतनी रात गए मैं भोजन न करूंगा, थक भी बहुत गया हूँ, लेटते ही लेटते सो जाऊंगा। यह कहकर बद्री प्रसाद चारपाई पर बैठ गए और एक क्षण के बाद बोले, क्यों बेटी, पूर्णा के मैके कोई नहीं है। मैंने उससे नहीं पूछा कि शायद उसे कुछ दुहक हो। प्रेमा, मैके में कौन है। चुके थे, मामा ने विवाह कर दिया, मगर जब से विवाह हुआ कभी झांका तक नहीं। ससुराल में भी सदा कोई नहीं है। पंडित जी के दम से नाता था। बद्री प्रसाद ने बिछावन की चादर बराबर करते हुए कहा, मैं सोच रहा हूँ पूर्णा को अपने ही घर में रखूं तो क्या हरज है। अकेली औरत कैसे रहेगी। प्रेमा, होगा तो बहुत अच्छा, पर अम्मा जी माने तब तो। बद्री प्रसाद, मानेगी क्यों नहीं, पूर्णा तो इनकार न करेगी। प्रेमा, पूछूंगी, मैं समझती हूँ उन्हें इनकार न होगा। बद्री प्रसाद, अच्छा मान लो वह अपने ही घर में रहे तो उसका खर्च 20 रुपए में चल जाएगा न। प्रेमा ने आर्द्र नेत्रों से पिता की ओर देखकर कहा, बड़े मजे से। पंडित जी 50 रुपए ही तो पाते थे। बद्री प्रसाद ने चिंतित भाव से कहा, मेरे लिए 20, 25, 60 सब बराबर हैं, लेकिन मुझे अपनी जिंदगी ही तो नहीं सोचनी है। अगर आज मैं न रहूं तो कमला प्रसाद कौड़ी फोड़ कर न देगा, इसलिए कोई स्थायी बंदोबस्त कर जाना चाहता हूँ। अभी हाथ में रुपए नहीं है, नहीं तो कल ही 4000 रुपए उनके नाम किसी अच्छे बैंक में रख देता। सूद से उसकी परवरिश होती रहती। यह शर्त कर देता कि मूल में से कुछ न दिया जाए। सहसा कमला प्रसाद आंखें मलते हुए आकर खड़े हो गए और बोले, अभी आप सोई नहीं, गर्मी लगती हो तो पंखा लाकर रख दू, रात तो ज्यादा हो गई। बद्री प्रसाद, नहीं गर्मी नहीं है। प्रेमा से कुछ बातें करने लगा था, तुमसे भी कुछ सलाह लेना चाहता था तो तुम आप ही आ गए। मैं यह सोच रहा हूँ कि पूर्णा यही आकर रहे तो क्या हरज है। कमला प्रसाद ने आंखें फाड़कर कहा, यहाँ अब अजी कभी हाजी होंगी। बद्री प्रसाद, अम्मा जी की बात छोड़ो, तुम्हें तो कोई आपत्ति नहीं है, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ। कमला प्रसाद ने दृढ़ता से कहा, मैं तो कभी इसकी सलाह न दूंगा। दुनिया में सभी तरह के आदमी हैं, न जाने क्या समझे। दूर तक सोचिए बद्री प्रसाद, उसके पालन पोषण का तो कुछ प्रबंध करना ही होगा। कमला प्रसाद, हम क्या कर सकते हैं। बद्री प्रसाद, तो और कौन करेगा। कमला प्रसाद, शहर में हम ही तो नहीं रहते, और भी बहुत से धनी लोग हैं, अपनी हैसियत के मुताबिक हम भी कुछ सहायता कर देंगे। बद्री प्रसाद ने कटाक्ष भाव से कहा, तो चंदा खोल दिया जाए। क्यों, अच्छी बात है, जाओ घूम घूम कर चंदा जमा करो। कमला प्रसाद, मैं क्यों चंदा जमा करने लगा। बद्री प्रसाद, तब कौन करेगा। कमला प्रसाद इसका कुछ जवाब न दे सके। कुछ देर के बाद बोले, आखिर आपने क्या निश्चय किया है। बद्री प्रसाद, मैं क्या निश्चय करूंगा, मेरे निश्चय का अब मूल्य ही क्या। निश्चय तो वही है जो तुम करो, मेरा क्या ठिकाना। आज मैं कुछ कर जाऊं, कल मेरी आंख बंद होते ही तुम उलट पुलट दो, व्यर्थ में बदनामी हो। कमला प्रसाद ने बहुत दुखित होकर कहा, आप मुझे इतना नीच समझते हैं।
यह मुझे न मालूम था। बद्री प्रसाद बेटे को बहुत प्यार करते थे। यह देखकर कि मेरी बात से उसे चोट लगी है, तुरंत बात बनाई। नहीं नहीं, मैं तुम्हें नीच नहीं समझता। बहुत संभव है कि आज हम जो बात कर सकते हैं वह कल स्थिति के बदल जाने से न कर सकें। कमला प्रसाद, ईश्वर न करे कि मैं वह विपत्ति झेलने के लिए बैठा रहूं, लेकिन इतना कह सकता हूं कि आप जो कुछ कर जाएंगे उसमें कमला प्रसाद को कभी किसी दशा में आपत्ति न होगी। आप घर के स्वामी हैं, आप ही ने यह संपत्ति बनाई है, आपको इस पर पूरा अधिकार है। निश्चय करने के पहले मैं जो चाहे कहूँ, लेकिन जब आप एक बात तय कर देंगे तो मैं उसके विरुद्ध जीभ तक न हिलाऊंगा। बद्री प्रसाद, तो कल पूर्णा के नाम 4,000 रुपए बैंक में जमा कर दो और यह शर्त लगा दो कि मूल में से कुछ न ले सके, उसके बाद रुपए हमारे हो जाएंगे। कमला प्रसाद को मानो चोट सी लगी, बोले, खूब सोच लीजिए। बद्री प्रसाद ने निश्चयात्मक स्वर में कहा, खूब सोच लिया है, देखना केवल यह है कि इसे स्वीकार करती है या नहीं। कमला प्रसाद, क्या उसके स्वीकार करने में भी कोई संदेह है? बद्री प्रसाद ने तिरस्कार भाव से कहा, तुम्हारी यह बड़ी बुरी आदत है कि तुम सबको स्वार्थी समझने लगते हो। कोई भला आदमी दूसरों का एहसान सिर पर नहीं लेना चाहता, मनुष्य का स्वभाव ही ऐसा है। गए घरों की बात जाने दो, लेकिन जिसमें आत्मसम्मान का कुछ भी अंश है वह दूसरों की सहायता नहीं लेना चाहता। मुझे तो संदेह ही नहीं, विश्वास है कि पूर्णा कभी इस बात पर राजी न होगी। वह मेहनत मजूरी कर सकेगी तो करेगी, लेकिन जब तक विवश न हो जाए हमारी सहायता कभी न स्वीकार करेगी। प्रेमा ने बड़ी उत्सुकता से कहा, मुझे भी यह संदेह है, राजी होगी भी तो बड़ी मुश्किल से। बद्री प्रसाद, तुम उससे इसकी चर्चा करना कल ही। प्रेमा, नहीं दादा, मुझसे न बनेगा। वह और मैं दोनों ही अब तक बहनों की तरह रही हैं, मुझसे इस ढंग की बात अब न करते बनेगी। मैं तो रोने लगूंगी। बद्री प्रसाद, तो मैं ही सब ठीक कर लूंगा। हाँ, कल शाम मुझे अवकाश न मिलेगा, तब तक तुम्हारी अम्मा जी से भी बातें होंगी, शायद वह उसके यहाँ रहने पर राजी हो जाएं। कमला प्रसाद, गृह प्रबंध में अपने को लासानी समझते थे, यों तो बुद्धि विकास में वह अपने को अफलातूं से रत्ती भर भी कम न समझते थे, पर गृह प्रबंध में उनकी सिद्धि सर्वमान्य थी। सिनेमा रोज देखते थे, पर क्या मजाल थी कि जेब से एक पैसा भी खर्च करें। मैनेजर से दोस्ती कर रखी थी, उल्टे उसके यहाँ कभी कभी दावत खा आते थे। पैसे का काम भेले में निकालते थे और बड़ी सुंदरता से कभी कभी लाला बद्री प्रसाद से इस विषय में उनकी ठन भी जाया करती थी। बूढ़े लालाजी बेटे की इस कुत्सित मनोवृत्ति पर कभी कभी खरी खरी कह डालते थे। कमला प्रसाद समझ गए कि लालाजी इस वक्त कोई आपत्ति न सुनेंगे, बल्कि आपत्ति से उल्टा असर होने की संभावना थी, इसलिए उन्होंने कूटनीति से काम लेने का निश्चय किया। प्रातःकाल पूर्णा के द्वार पर जाकर आवाज दी। पूर्णा पहले तो उनसे पर्दा करती थी, पर अब बहुरिया बनकर बैठने से कैसे काम चल सकता था। उन्हें अंदर बुला लिया। बरामदे में चारपाई पड़ी हुई थी। कमला प्रसाद बाबू उस पर जा बैठे। एक क्षण में पूर्णा आकर उनके सामने खड़ी हो गई। पूर्णा का माथा घूंघट से ढका हुआ था, पर दोनों सजल आंखें कृतज्ञता और विनय से भरी हुई भूमि की ओर ताक रही थीं। कमला प्रसाद उसे देखकर अवाक्सा रह गया। वह इस इरादे से आया था कि इसे किसी भांति यहाँ से टाल दूं, न कि चले जाने की प्रेरणा करूं। उसे इसकी जरा भी चिंता न थी कि इस अबला का भविष्य क्या होगा, उसका निर्वाह कैसे होगा, उसके रक्षा कौन करेगा, इसका उसे निष्मात्र भी ध्यान न था। वह केवल इस समय उसे यहाँ से टालकर अपने रुपए बचा देना चाहता था, पर विधवा की सरल निष्कलंक दीन मूर्ति देखकर उसे अपनी कुटिलता पर लज्जा आ गई। कौन प्राणी ऐसा हृदयहीन है जो किसी कोमल पुष्प को तोड़कर भाड़ में फेंक दे। जीवन में पहली बार उसे सौंदर्य का आकर्षण हुआ। अंधेरे घर में दीपक जल उठा। बोले, तुम्हें यहाँ अब अकेले रहने में तो बड़ा कष्ट होगा। उधर प्रेमा भी अकेले घबराया करती है। उसी घर में तुम भी क्यों न चली जाओ, क्या कोई हरज है? पूर्णा सिर नीचा किए एक क्षण तक सोचने के बाद बोली, हरज तो कुछ नहीं है बाबूजी, यहाँ भी तो आप ही लोगों के भरोसे पड़ी हूँ। कमला प्रसाद, तो आज चली चलो, बाबूजी की भी यही इच्छा है। मैं जाकर आदमियों को असबाब ले जाने के लिए भेज देता हूँ। पूर्णा, नहीं बाबूजी, इतनी जल्दी न कीजिए, जरा सोच लेने दीजिए। कमला प्रसाद, इसमें सोचने की कौन सी बात है, अकेले कैसे पड़ी रहोगी? पूर्णा, अकेली तो नहीं हूँ, मेहरी भी तो यही सोने को कहती है। कमला प्रसाद, अच्छा वह बिल्लो, हाँ बुढ़िया है तो सीधी, लेकिन टर्री है। आखिर मेरे घर चलने में तुम्हें क्या असमंजस है? पूर्णा, कुछ नहीं, असमंजस क्या है, तो आदमियों को जाकर भेज दूं,
पूर्णा, भेज दीजिएगा, अभी जल्दी क्या है। कमला प्रसाद, तुम व्यर्थ ही इतना संकोच कर रही हो पूर्णा, क्या तुम समझती हो तुम्हारा जाना मेरे घर के प्राणियों को बुरा लगेगा। कमला प्रसाद का अनुमान ठीक था। पूर्णा को वास्तव में यही आपत्ति थी, पर वह संकोचवश इसे प्रकट न कर सकती थी। उसने समझा बाबूजी ने मेरे मन की बात टाल ली, इससे वह लज्जित भी हो गई। बाबू साहब के घर वालों के विषय में ऐसी धारणा उसे न करनी चाहिए थी, पर कमला प्रसाद ने उसके संकोच का शीघ्र ही अंत कर दिया। बोले, तुम्हारा यह अनुमान बिल्कुल स्वाभाविक है पूर्णा, लेकिन सोचो मेरे घर में ऐसा कौन सा आदमी है जो तुम्हारा विरोध कर सके। बाबूजी की स्वयं यह इच्छा है। मुझे तुम खूब जानती हो, वसंत कुमार से मेरी कितनी गहरी दोस्ती थी, यह तुमसे छिपा नहीं। प्रेमा तुम्हारी सहेली ही है। अम्मा जी को तुमसे कितना प्रेम है वह तुम खूब जानती ही हो। रह गई सुमित्रा, उसे जरा कुछ बुरा लगेगा। तुमसे कोई पर्दा नहीं, लेकिन उसकी बातों की परवाह कौन करता है। उसे खुश रखने का भी तुम्हें एक गुर बताए देता हूँ। कभी कभी यह मंत्र फूंक दिया करना, फिर वह कभी तुम्हारी बुराई न करेगी। बस उसकी सुंदरता की तारीफ करती रहना। यह न समझना कि रंभा या उर्वशी कहने से वह समझ जाएगी कि यह मुझे बना रही है। तुम चाहे जितना बढ़ाओ, वह उसे यथार्थ ही समझेगी। इसी मंत्र से मैं उसे नचाया करता हूँ, यही मंत्र तुम्हें बताए देता हूँ। पूर्णा को हंसी आ गई, बोली, आप तो उनकी हंसी उड़ा रहे हैं। भला ऐसा कौन होगा जिसे इतनी समझ न हो। कमला प्रसाद, इतनी समझ को तुम साधारण बात समझ रही हो, पर यह साधारण बात नहीं। तुमको यह सुनकर आश्चर्य तो होगा, पर अपनी तारीफ सुनकर हम इतने मतवाले हो जाते हैं कि फिर हम में विवेक की शक्ति ही लुप्त हो जाती है। बड़े से बड़ा महात्मा भी अपनी प्रशंसा सुनकर फूल उठता है। हाँ, प्रशंसा करने वाले शब्दों में भक्ति का भाव रहना आवश्यक है। यदि ऐसा न होता तो कवियों को झूठी तारीफों के पुल बांधने के लिए हमारे राजे महाराजे पुरस्कार क्यों देते। बताओ। राजा साहब तमंचे की आवाज सुनकर चौंक पड़ते हैं, कानों में उंगली डाल लेते हैं और घर में भागते हैं। पर दरबार का कवि उन्हें वीरता में अर्जुन और द्रोणाचार्य से 2 हाथ और ऊंचा उठा देता है तो राजा साहब की मूछें खिल उठती हैं। उन्हें एक क्षण के लिए भी यह ख्याल नहीं आता कि यह मेरी हंसी उड़ाई जा रही है। ऐसी तारीफों में हम शब्दों को नहीं, उनके अंदर छिपे हुए भावों को ही देखते हैं। सुमित्रा रंग रूप में अपने बराबर किसी को नहीं समझती। न जाने उसे यह खप कैसे हो गया। ये कहते बहुत दुख होता है पूर्णा, पर इस स्त्री के कारण मेरी जिंदगी खराब हो गई। मुझे मालूम ही न हुआ कि प्रेम किसे कहते हैं। मैं संसार में सबसे अभागा प्राणी हूँ, और क्या कहूँ, पूर्व जन्म के पापों का प्रायश्चित कर रहा हूँ। सुमित्रा से बोलने को जी नहीं चाहता, पर मुंह से कुछ नहीं कहता कि कहीं घर में कोहराम न मच जाए। लोग समझते हैं मैं आवारा हूँ, सिनेमा और थिएटर में प्रमोद के लिए जाता हूँ, लेकिन मैं तुमसे सत्य कहता हूँ पूर्णा, मैं सिनेमा में केवल अपनी हार्दिक वेदनाओं को भुलाने के लिए जाता हूँ। अपनी अतृप्त अभिलाषाओं को और कैसे शांत करूँ, दिल की आग को कैसे बुझाऊं। कभी कभी जी में आता है सन्यासी हो जाऊं, और कदाचित एक दिन यही करना पड़ेगा। तुम समझती होगी यह महाशय कहाँ का पचला ले बैठे। क्षमा करना, न जाने आज क्यों तुमसे ये बातें करने लगा। आज तक मैंने इन भावों को किसी से प्रकट नहीं किया था। व्यक्ति हृदय ही से सहानुभूति की आशा होती है, बस यही समझ लो। तो मैं जाकर आदमियों को भेजे देता हूँ, तुम्हारा असबाब उठा ले जाएंगे। पूर्णा को अब क्या आपत्ति हो सकती थी। उसका जी अब भी इस घर को छोड़ने को न चाहता था, पर वह इस अनुरोध को टाल न सकी। उसे यह भय भी हुआ कि कहीं यह मेरे इनकार से और भी दुखी न हो जाएं। आश्रयविहीन अबला के लिए इस समय तिनके का सहारा ही बहुत था, तो वह नौका की कैसे अवहेलना करती। पर वह क्या जानती थी कि वह उसे उबारने वाली नौका नहीं, वरन एक विचित्र जल जंतु है जो उसकी आत्मा को निगल जाएगा। प्रतिज्ञा अध्याय 5। पूर्णा को अपने घर से निकलते समय बड़ा दुख होने लगा। जीवन के 3 वर्ष इसी घर में काटे थे। यही सौभाग्य के सुख देखे, यही वैधव्य के दुख भी देखे। अब उसे छोड़ते हुए हृदय फट जाता था। जिस समय चारों कहार उसका असबाब उठाने के लिए घर आए, वह सहसा रो पड़ी। उसके मन में कुछ वैसे ही भाव जागृत हो गए जैसे शव को उठाते समय शोकातुर प्राणियों के मन में आ जाते हैं, यह जानते हुए भी कि लाश घर में नहीं रह सकती। जितनी जल्द उसका दाह संस्कार क्रिया हो जाए उतना ही अच्छा है। वे एक क्षण के लिए मोह के आवेश में आकर पांव से चिमट जाते हैं और शोक से विह्वल होकर करुण स्वर में रुदन करने लगते हैं। वह आत्मप्रवंचना जिसमें अब तक उन्होंने अपने को डाल रखा था, कि कदाचित अब भी जीवन के कुछ चिन्ह प्रकट हो जाएं,
एक पर्दे के समान आंखों के सामने से हट जाती है और मोह का अंतिम बंधन टूट जाता है। उसी भांति पूना भी घर के एक कोने में दीवार से मुंह छिपाकर रोने लगी। तो अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास प्रतीक्षा का भाग 2। इसके अगले भाग के साथ में फिर हाजिर होंगी। धन्यवाद।